दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपके सामने पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या कि कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। इससे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आइए आज हम इसको आपको मैं पढ़ाता हूँ और कम से कम समय में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि इसमें फैक्ट आपके एनसीईआरटी के भी काफ़ी आपको फैक्ट मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के भाग 5 में की गई है और अनुच्छेद 124 से 147, ठीक है। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन की बात की गई। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन की बात की गई है, तो आप क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 124 में टिक लगाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो वर्तमान में है वो है 34। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में जो मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या होती थी वो थी 8, यानी टोटल संख्या जो थी 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 34 हो गई है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम नियुक्ति पर कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन करता है नियुक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है, ठीक है। और इनको हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन संसद की अनुशंसा पर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कितना वेतन इन न्यायाधीशों का होगा, इसका निर्धारण का हक जो है, यानी इनका अधिकार जो है सिर्फ संसद के पास है कि इन न्यायाधीशों का कितना वेतन होगा, कितना भत्ता होगा। तो ये सब रिलेटेड जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं सिर्फ संसद को, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल कि इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष आयु, ठीक है। यानी अगर उसकी आयु माना 64 साल में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, तो वो 1 साल तक ही रहेगा क्योंकि उसने ये वाली सीमा क्रॉस कर दी है, ठीक हो गया। उसके बाद माना बाय चांस माना उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 61 में हुई है, ठीक है, और वो सिर्फ 4 साल के लिए रहेगा क्योंकि वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 65 साल में तो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 61 और 4 कितना हो गया? 65 हो गया, ठीक है। तो कोई भी या तो 6 वर्ष हो या 65 हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि संचित निधि क्या होती है। संचित निधि के बारे में एक बार जान लेते हैं, आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो अलग टॉपिक है, तो एक बार मैं दोबारा कभी पढ़ाऊँगा तो दोबारा बता दूंगा आप लोग को कभी अगले लेक्चर में। ये जो संचित निधि होती है, जैसा आप लोग जानते होंगे, जो सरकार होती है वो टैक्स के द्वारा सरकार के पास पैसा आता है, ठीक है। चाहे सीमा शुल्क हो या उत्पाद शुल्क हो या आयकर हो, तो विभिन्न तरह के जो कर होते हैं, आयकर होते हैं, उनके द्वारा सरकार के पास पैसा आता है, ठीक है। तो ये जो धन आता है ये सब हमारा संचित निधि में जमा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं संचित निधि, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग हम। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण करता है वो कौन करती है? संसद करती है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। यानी आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो कुल हैं वो 34, ठीक है। क्या पता बाद में 40 हो जाएं या बाद में कम हो के 30 हो जाएं, ठीक है। तो ये हक भी किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है कि संसद सिर्फ कर सकती है, क्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट, ठीक है, यानी सेवानिवृत्ति, ठीक है। अगर बाय चांस कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष है, या अपना 6 साल का कार्यकाल उसने पूरा कर लिया हो, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। अब आप लोग को पता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इसके जितने भी केसेस होते हैं उसकी सुनवाई कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के अनुमोदन पर अगर बाई चांस सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है यानी मुख्य न्यायाधीश है वो इसकी सुनवाई और कहीं करना चाहता है तो वो राष्ट्रपति की इजाज़त लेके और कहीं भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा 2 बार हो चुका है, एक बार हैदराबाद में सुनवाई हो चुकी है और एक बार श्रीनगर में भी ऐसा हो चुका है, ठीक हो गया। ज़्यादातर जो सुनवाई होती है वो दिल्ली में होती है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। क्या पता ऐसी कंडीशन बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन बन चुकी है 2 बार, एक बार हैदराबाद में हो चुकी है और एक बार कहाँ हो चुकी है, श्रीनगर में, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5, ठीक है। अगर कोई भी मामला निर्वाचन से संबंधित है तो अगर इसकी सुनवाई करनी है तो कम से कम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक वाद आपने सुना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद है 1973 का, ठीक है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद ने प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कि 1973 का है। तो ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन, इसकी चर्चा किस में करी गई है, तो अनुच्छेद 137 में इसकी चर्चा की गई है। इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। बाय चांस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई अपना फैसला सुना दिया है, ठीक है, तो अपने फैसले पर वो रिव्यू यानी पुनर्विलोकन कर सकता है। इसकी बात करी गई है अनुच्छेद 137 में, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है तदर्थ न्यायाधीश, यानी इसको कहते हैं एडहॉक जज की नियुक्ति, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, एक बार के लिए आप सोच लीजिए। बाई चांस क्या होता है कि ऐसा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई न्यायाधीश बीमार पड़ गया या कहीं चले गया, उसके अर्जेंट काम हो गया, ठीक है, और उसकी सुनवाई कौन करेगा, तो इस पर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है तुम्हारा, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, एक टेम्परेरी न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है उसकी जगह, ठीक हो गया। तो उसी को कहते हैं एडहॉक जज, ठीक है। तो एडहॉक जज की जो नियुक्ति है ये केवल कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो दिया गया है वो भी किसको दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार उल्लंघन, देखिए अगर देखो जैसे आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे तो उन्हीं को कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है, जिनकी चर्चा करी गई है। भाग कौन सा है, भाग है 3 और अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35, ठीक है। अगर आपका मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन होता है तो ठीक है, आपको पता होगा कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला अनुच्छेद 129 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों अनुच्छेद 129 और 215, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 129 में किसकी चर्चा की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना, ठीक है। अवमानना का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट ने मना कर रखा है और वही चीज़ आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आप लोग क्या कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहे हो, ठीक है। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 129 का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हो तो यानी आप अनुच्छेद 215 का उल्लंघन कर रहे हो, तो इसकी चर्चा इसमें करी गई है, तो आप देख लीजिएगा 129 और 215, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 121, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में उच्च तथा उच्चतम न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, यानी अनुच्छेद 21 में किसकी चर्चा की गई है कि बाई चांस कोई भी न्यायाधीश है, ठीक है, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो, ठीक है, तो संसद में कोई भी सांसद न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता है, यानी वो प्रतिबंधित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते बाई चांस की जमाना संसद अभी चालू है, ठीक है, और संसद में चर्चा चल रही कि ये न्यायाधीश तो इतना बुरा है, न्यायाधीश ये है, इसने कार्रवाई, तो ये चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है एकदम। और कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है, तो अनुच्छेद 121 में, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है राज्य के संविधान के विपरीत कानून
सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। यानी अगर कोई भी कानून राज्य के संवैधानिक के विपरीत है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या करा है, असंवैधानिक घोषित किया है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम दलित न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, ठीक है, अगर इसकी चर्चा किसमें करी गई है? 143 में। यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इस बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 143 में। ठीक है। उसके बाद आपने एक बात और सुना होगा, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये बात के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको अपने मौलिक अधिकारों से जीने का हक दिया गया है, ठीक है, तो अपने मौलिक अधिकारों के अनुरूप अपनी रूपरेखा तैयार कर सकता है। ठीक है, इसका हक कौन देता है आपको? मौलिक अधिकार देता है। और इसकी चर्चा किसमें करी गई है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है। उसके अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में 4 तरह से अपील की जा सकती है। एक है संवैधानिक विषय पर अपील, एक है सिविल विषय पर अपील, एक है आपराधिक विषय पर अपील और एक है विशेष अनुमति पर अपील। ठीक है, इसका अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, संवैधानिक विषय पर अपील हम कर सकते हैं अनुच्छेद 132 का प्रयोग करके, सिविल विषय पर अपील हम कर सकते हैं अनुच्छेद 133 का प्रयोग करके, आपराधिक विषय पर अपील कर सकते हैं 134 का प्रयोग करके, और विशेष अनुमति पर अपील कर सकते हैं 136 का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभिलेख न्यायालय, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभिलेख न्यायालय कौन है, तो अभिलेख न्यायालय 2 हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय जो कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, अब हम जानते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई भी न्यायाधीश जो है वो दुर्व्यवहार कर रहा है या जो संविधान का उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो राष्ट्रपति होता है उस पर भी महाभियोग लगता है। ठीक है, वैसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उनके न्यायाधीश पर भी क्या लगता है? महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। ठीक है, तो जो महाभियोग होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। ठीक है, अगर आप लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं कोई भी न्यायाधीश के खिलाफ, तो कम से कम 100 सांसद के हस्ताक्षर आपके होने जरूरी है। ठीक है, अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ठीक है, अगर ये हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, और इसको अनुमति मिल जाती है तो कम से कम 2/3 बहुमत से इसका पास होना जरूरी है। ठीक है, आपसे पूछता है कभी कभार कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो कितने बहुमत से पारित होनी जरूरी है, तो 2/3 बहुमत से। ठीक हो गया दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की होनी चाहिए। यानी मतलब वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है या उसकी नियुक्ति हो सकती है जिसने कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था सर्वोच्च न्यायालय। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक आप लोग ये देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें जो मेन फैक्ट हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद में इसके सर्वोच्च न्यायालय के इम्पॉर्टेंट जो NCERT में दिए हुए हैं इसके अनुच्छेद, वो आपको मैं कवर कर दूंगा, वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या कम्युनिटी टैग में डाल दूंगा। ठीक है, या शॉर्ट्स में डाल दूंगा, कोई भी जैसा भी होगा उसमें आपको ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।